हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीच मंत्रा का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में। तो काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो आप ये देख रहे हैं और इसके कुछ कारण हैं, तो उस पर भी बात कर लेंगे वीडियो के लास्ट में। लेकिन जो पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पर डिस्कस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए आज है यूपी पेट 2022 का नोटिफिकेशन निकल चुका है। मैं एक शॉर्ट वीडियो बना चुका था, ये आज डिटेल वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा नहीं, लेकिन सिलेबस के बारे में जानकारी ले लेंगे और फॉर्म फिल करने की क्या प्रोसेस है उसके बारे में बात कर लेंगे, क्या वैलिडिटी है और किन किन परीक्षाओं के लिए ये आपके लिए उपयोगी हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, यूपी ट्रिपल एस सी उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन, जैसा कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसके तहत जो भी आपकी वैकेंसीज निकलेगी तो उसके लिए आपको यूपी पैट 2022 का होना बहुत जरूरी है। जैसे इसी के अंतर्गत आपका वीडियो आ जाएगा, लेखपाल आ जाएगा, यूपी लेखपाल, और इसी के अंदर जितने भी लेखपाल के सामान, लेखपाल के तौर पे बराबरी पे जितनी भी जॉब्स होंगी उन पे आपका अप्लाई होगा। मुख्यतः आपके लिए लेखपाल का बहुत जरूरी हो जाएगा, लेखपाल और वीडियो, और आपका असिस्टेंट जो लेखपाल होता है उसके लिए भी एक फॉर्म निकलता है, और भी जितने भी जॉब्स हैं उनके लिए, ठीक है। लेकिन बच्चे गांव स्तर पे या फिर बड़े स्तर पे जानते सिर्फ इतना ही है कि लेखपाल की वैकेंसी के लिए पेट का फॉर्म बहुत जरूरी है। अब यूपी ट्रिपल एस सी निकालता बहुत सारी वैकेंसीज है, कुछ हल्के लेवल पे निकालता है, जैसे 10 या 15 पद होते हैं, लेकिन लेखपाल एक बड़ी वैकेंसी है, तो मेनली आपका फोकस होना चाहिए लेखपाल। उसका एग्जाम जैसे मेंस का अभी लगा हुआ है, अगली वैकेंसी आपकी अनाउंस होगी बहुत जल्द, तो उसके लिए आपको पेट की क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है। पिछली बार हुआ क्या, कई लोगों का फॉर्म नहीं भर पाया, जिसकी वजह से वो मेंस का फॉर्म नहीं भर पाए यूपी लेखपाल का, ठीक है। इसका कट ऑफ अलग अलग है, कट ऑफ अलग से निर्धारित करता है बोर्ड, क्वालिफिकेशन कट ऑफ अलग है, और उसके बाद आपका कट ऑफ जो वैकेंसीज के लिए होगा वैकेंसीज के अकॉर्डिंग होगा। जैसे कि लेखपाल की अगर आपकी 5,000 वैकेंसी आती है, ठीक है, तो उसी 5,000 वैकेंसी के आधार पर आपका यूपी पेट का जो मेरिट होगी क्वालिफिकेशन की, वो निर्धारित की जाएगी कि इतने परसेंट के बच्चे जो हैं वो इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इस वैकेंसी का कोई एक निर्धारित कट ऑफ नहीं है, ठीक है, ये हम यहाँ पे कह सकते हैं, निर्धारित कट ऑफ नहीं। तो आपको हाई से हाई स्कोर करना है, पहली बात, ठीक है। जब निर्धारित कट ऑफ नहीं है तो आपको हाई से हाई स्कोर करना है, ये चीज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसके विषय में जो भी जानकारी वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे ऑफलाइन बैचेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर हमारा है 7355285134, ठीक, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यूपी पैट के ऑफलाइन बैचेस हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द, 10 जुलाई से, ठीक है। ऑनलाइन बैचेस भी हमारे 10 जुलाई से स्टार्ट होंगे, ठीक है। उसके पहले आपको डेमो क्लासेस दी जाएंगी, ऑफलाइन बैचेस की भी और ऑनलाइन बैचेस की भी, ठीक है। तो इसके विषय में जो पहली बात आती है सामने वो ये है कि 2021 में आपका पहली बार यूपी पैट का एग्जाम हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका इसका जो वैलिडिटी थी वो 1 साल होती है, 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर वैलिडिटी थी। तो जब सेकेंड टाइम ये पैट आपका हो रहा है, 28 जून से 28 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, 28 जून से 28 जुलाई तक, ठीक है। 28 जून से 28 जुलाई तक आपके ये फॉर्म भरे जाएंगे, और 28 जुलाई को ही पिछले वर्ष जिन्होंने यूपी पैट का एग्जाम दिया था उनका जो सर्टिफिकेट है उसकी वैधता खत्म हो जाएगी। ये चीज आपको समझना होगा, जब वैधता खत्म हो जाएगी तो इसका मतलब है आपको ये एग्जाम दोबारा से फिर से पास करना होगा, ठीक है। तो 28 जून से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, आप अपना फॉर्म फर्स्ट वीक में कोशिश करें भर ले। पिछली बार हुआ गया था, काफी बच्चों के फॉर्म छूट गए थे, जो अच्छी तैयारी कर रखा था उनका भी फॉर्म छूट गया। होता है ना कि हमें भरोसा होता है बोर्ड की वेबसाइट बाकी चीजों पे, ऑनलाइन चीजें हैं, भरोसा रखना भी चाहिए कि अगर मैं अंतिम दिन भी फॉर्म भरूं तो मेरा फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि ये वेबसाइट बनाने वालों की जिम्मेदारी है कि कोई बच्चा अगर चाहता है कि उसके डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है, या वो चाहता है थोड़ा टाइम लेना चाहता है फॉर्म भरने के लिए, तो उसको टाइम मिलना चाहिए ना उतना। आपने अगर एक डेट निर्धारित कर रखी है कि 28 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हो, तो 28 जुलाई तक फॉर्म भरना चाहिए। वेबसाइट नहीं चल रही या चल रही, उसके लिए जिम्मेदार स्टूडेंट नहीं है कि वो पहले दिन ही फॉर्म भर दे, उसके लिए जिम्मेदार बोर्ड है। लेकिन पिछली बार इन बातों को नकार दिया गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि स्टूडेंटों की इतनी ज्यादा देख रहे हैं आप जो चीजें हो रही हैं, तो उससे आप हताश ना हो, मोटिवेट रखें खुद को, ठीक है। फॉर्म भरें, पहला आपका काम है इस एग्जाम को क्वालिफाई करना, ठीक है।
और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम है आपका, पहले इस फॉर्म को फर्स्ट वीक में आप भर दें, फर्स्ट वीक में फॉर्म भर दें। अभी मैं आपको इस एग्जाम में जो सिलेबस आने वाला है उसके बारे में बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आने वाली हैं और हम लोग किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस करेंगे और किस तरीके से ऑफलाइन क्लासेस करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड जो आपका टर्म है, सेकेंड टाइम जो पेट आपका हो रहा है, द्वितीय इसका एडिशन है जो बोलते हैं ना, सेकेंड टाइम हो रहा है यूपी पेट। तो ये आपका 28 जून से 28 जुलाई तक है। इसकी अभी एग्जाम डेट आई नहीं है, तो एग्जाम डेट भी आपकी लगभग जुलाई, जैसे 28 जुलाई आपका फॉर्म भर के तैयार हो जाएगा, फॉर्म भर के कंप्लीट हो जाएंगे सभी बच्चों के, उसी के अनुसार बोर्ड देखेगा कि हमारे कितने फॉर्म भरे हैं, हाउ मैनी फॉर्म्स आर फिल्ड। उसी के आधार पर यूपी ट्रिपल एस अपने एग्जाम्स की डेट निर्धारित करता है, ठीक है। तो चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन शुल्क करने की जो प्रारंभ करने की तिथि है वो 28 जून मैं बता चुका हूँ, अभी आपने आगे देखा होगा। 27 जुलाई तक आपकी लास्ट डेट है और जो शुल्क जमा करने की है अंतिम तिथि वो है आपकी 3 अगस्त। इन डेटों को याद रखें, फॉर्म अपना फर्स्ट से सेकेंड वीक के अंदर कंप्लीट कर लें, फीस जमा कर दें, पूरा तैयार हो जाए, रेडी हो जाए, फिर अपना पढ़ाई पे पूरा फोकस रखें, ठीक है। अब आते हैं सिलेबस में। सिलेबस में क्या है, देखो कुछ बच्चों के मन में होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आप 10th पास हैं फॉर्म भर सकते हैं, 10th पास के ऊपर 12th ग्रेजुएशन कोई भी कितनी भी क्वालिफिकेशन हो आप फॉर्म भर सकते हैं। 10 पास के नीचे वाला बच्चा ये फॉर्म नहीं भर सकता, ठीक है, सीधी सी बात ये की है। 10 पास है फॉर्म भरे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अनुसार जो भी वैकेंसीज निकलेंगी उसके अनुसार आपका सर्टिफिकेट काम करेगा, ठीक है। और सेकेंड चीज, 2 घंटे का आपका एग्जाम होता है, 2 आवर्स का, ठीक है, 2 घंटे का एग्जाम है। मार्क्स कितने हैं, 100 मार्क्स का है। जिन बच्चों ने एग्जाम दे रखा होगा उनको ये चीजें पता होंगी, जो नए बच्चे हैं बहुत ध्यान से समझे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है परीक्षा की अवधि कितनी है, 2 घंटे है। पूर्णांक कितने का है, 100 नंबर का है। क्वेश्चन कितने हैं, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, ठीक है। माइनस मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग कितनी है, निगेटिव मार्किंग है हमारी 1/4, 1/4। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हैं तो आपका एक जो सही वाला क्वेश्चन होगा वो भी आपका गलत हो जाएगा। तो 1/4 बहुत बड़ी माइनस मार्किंग नहीं होती है, 1/3 भी बहुत बड़ी माइनस मार्किंग नहीं होती है, 1/2 भी बहुत बड़े। बैंकिंग के जो बहुत अच्छे एग्जाम होते हैं उनमें 1/2 की माइनस मार्किंग होती है। और यूपीएससी जैसे एग्जाम हो गए, ISPCS वगैरह के एग्जाम हो गए, तो उनमें आपका 1/3 होता है। और यूपी ट्रिपल एस सी ने 1/4 कर रखी है। 1/4 के फेवर में मैं बहुत ज्यादा हूँ, 1/3 के फेवर में मैं इतना नहीं हूँ। 1/4 तो बहुत अच्छी चीज है और ये मैं चाहता हूँ कि यूपी पे टीटी के एग्जाम में भी ये लागू हो, सीटेट के एग्जाम में भी ये लागू हो। इससे होगा क्या कि जो अन्य बच्चे होते हैं ना तुक्का लगा के आगे बढ़ जाते हैं और अच्छे बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं, तो उनसे थोड़ा राहत मिल जाएगी बच्चों को। 1/4 मैं बहुत ही अच्छी माइनस मार्किंग समझता हूँ कि 1/4 बहुत अच्छी माइनस मार्किंग है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। इसमें आपकी जो चांस है क्वेश्चन सही होने के वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखना चाहें तो बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें शामिल कर रखे हैं। जीएस का पोर्शन है, ठीक है, लैंग्वेज में भी है इसमें। जीएस के पोर्शन में आपका हिस्ट्री आएगा, इकोनॉमी आएगा, पॉलिटी आएगा, जियोग्राफी आएगा, जनरल साइंस भी आएगा। ये जीएस, इसी को पूरा जीएस बोलते हैं, लेकिन जनरल साइंस मान लो आपका सामान्य विज्ञान, ठीक है, ये हो गया। लैंग्वेज में आपका हिंदी भी है, ठीक है, इंग्लिश भी है। मैथ्स को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रारंभिक गणित और आपका जो सांख्यिकी गणित होता है उसको, स्टैटिक्स वाला होता है उसको भी, और आपका अर्थमेटिक थोड़ा ये पोर्शन भी है। अर्थमेटिक भी है, प्रारंभिक गणित भी है और आपका स्टैटिक्स भी है। तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। मेनली जो फोकस है वो आपका यही है, जीएस, लैंग्वेज, मैथ। इसके अलावा भी 2 चीजें हैं, आपका करंट अफेयर हो जाता है और आपका जीके हो जाता है, जनरल नॉलेज। जो स्टैटिक्स जीके होता है ना उस पे, उसकी भी बात करते हैं। तो ये भी आपका है, कितने कितने नंबर का वो मैं आपको अभी आगे बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने ये आपको दिखाने के लिए एक स्लाइड यहाँ पे लगा रखी है। स्लाइड में आपका ये है, एक सेकेंड,
स्लाइड आप ये देख रहे होंगे, इसमें आपको हिस्ट्री के जो सिलेबस में है 5 नंबर की आपकी हिस्ट्री है। इस 5 नंबर की हिस्ट्री में आपका एंशिएंट हिस्ट्री है और आपकी मिडाइवल हिस्ट्री भी है, प्राचीन इतिहास और आपका मध्यकालीन इतिहास। तो 5 नंबर का है। सिलेबस में इन्होंने दे रखा है सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, तीनों दे रखे हैं, मौर्य साम्राज्य, गुप्त सम्राट, हर्षवर्धन, राजपूत सल्तनत, मुगल, मराठा, ब्रिटिश और ब्रिटिश राज का सामाजिक अर्थ सोशल इकोनॉमिक जो इफेक्ट थे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर का। इसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये दोनों चैप्टर, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति और आपका मौर्य साम्राज्य, बौद्ध और जैन को देखते हुए मुगल, इतना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट इतना तो आपको आना चाहिए। पढ़ना तो सिलेबस तो पूरा आपको पढ़ना है ना, सिलेबस पूरा पढ़ना है, सिलेबस इतना सारा आएगा उसमें से इतना सा। ठीक है, तो 5 नंबर की आपकी तैयारी यहाँ से आपको करनी है। तो ऐसा नहीं है कि आपको फिर हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम की किताब उठा लें, इतनी मोटी बुक है उसको आप पढ़ते जा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ने में आपका खत्म हो जाएगा, सिलेबस वैसे भी इतना बड़ा है। तो ये हमें देखना है कि हम क्या चीज कम करके पढ़ सकते हैं, क्या हम ज्यादा करके पढ़ सकते हैं, मतलब किस पे ज्यादा समय देना है। तो मैंने बोला ना कि ये 5 टॉपिक आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मुगल काल और मौर्य साम्राज्य। तो इस पे आप ज्यादा समय देंगे, इसके आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके लिए आप ज्यादा समय भी देंगे, ज्यादा किताबों को भी देखेंगे। और जो टॉपिक मैंने छोड़ दिए हैं इसमें, जो मैंने नहीं बताए, टिक नहीं लगाए हैं, जैसे आपका हो गया हर्षवर्धन, राजपूत सल्तनत का, मराठा, ब्रिटिश राज, इनको थोड़ा कम समय देना है तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, 5 में से अगर आप इनको कम दे तो 5 में से 4 तो आप फिर भी सही कर देंगे, फंसा देंगे क्वेश्चन, फंस जाएंगे आपके। ठीक है, जीएस की जो क्लासें होंगी मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जीएस का एक सीरीज स्टार्ट की गई थी, जो मैंने हिस्ट्री पॉलिटी फोबिया, हिस्ट्री फोबिया, इकोनॉमी फोबिया, उसके नाम से एक सीरीज थी। कंटिन्यू नहीं हो पाई क्योंकि ऑफलाइन में ज़्यादा व्यस्तता थी, बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी, लेकिन वो चीज़ें अब ठीक हो गई। 1 जुलाई हम लोगों ने टारगेट बनाया था, तो आज आप ये 30 जून को वीडियो देख रहे हैं। उसका कारण भी यही है कि कल से हम लोग उस चीज़ को रेगुलर करने वाले हैं। 10 जुलाई से सारी आपकी क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी जो आपके ऑनलाइन बैचेस हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपकी हिस्ट्री की बात। हिस्ट्री में आपका सेकंड पोर्शन आता है, हिस्ट्री में आपका सेकंड पोर्शन है इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट का भी इसमें 5 नंबर का भाग है। इन्होंने किया क्या है कि वैसे तो ये चाहते तो पूरा 10 नंबर में हिस्ट्री कर देते, लेकिन मुझे ये चीज अच्छी लगी कि सिर्फ इंडियन नेशनल मूवमेंट को इन्होंने 5 नंबर में डिवाइड कर दिया। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। ये छोटा सिलेबस है, ये छोटा सिलेबस है। आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट 1919 से लेकर 1947 तक पढ़ना होता है। ठीक है, 1919 में बोलता हूं, लेकिन आप कह सकते हैं 1975 से लेकर 1947 तक भी बोला जाता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है 1919 से, क्योंकि इस वक्त तक आपके गांधी जी सक्रिय हो चुके थे भारत में, और 1947 आजादी के टाइम तक। तो वही चीजें यहाँ पे हैं। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन, आजादी फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, 1935 का आईजीए इंडियन गवर्नेंस एक्ट आ जाएगा, क्रांतिकारी आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन। ठीक है, तो 5 नंबर आप यहाँ से अपने कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हिस्ट्री की बात हो गई। फिर आता है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आपकी 5 नंबर की आएगी। इंडियन ज्योग्राफी है और आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है। एक इसमें टॉपिक और है टाइम जोन। टाइम जोन से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ठीक है, तो आपको सिलेक्टेड चीजें देखनी है ना, कि जैसे भूगोल में इंडियन ज्योग्राफी में नदियां, सिंधु घाटी सभ्यता मतलब हिमालयी नदियां क्या है, प्रायद्वीपीय नदियां, इतना पढ़ने काम चल जाएगा। भूजल संसाधन, भारत में भूजल संसाधन, नलकूप, नल, नहरें और डैम्स वगैरह, इन सब के बारे में जानकारी लेनी है। पर्वत, पहाड़ियां एवं हिमनद, हिमालय और पहाड़ियां जो हैं, जैसे कि आपका सेवन सिस्टर्स ऑफ जो इंडिया की हैं, उस तरफ पहाड़ियां कौन है, अरावली पर्वत पहाड़ियां, विंध्याचल पर्वत पहाड़ी और आपका हिमालय पर्वत पहाड़ी हो गई जो। ठीक है, इन सब के बारे में। मरुस्थल, कौन कौन से मरुस्थल हैं भारत में। वनों के बारे में, जैव विविधता कहाँ पे ज्यादा है, सुंदरवन का हो गया, केरल के साइड हो गया। ठीक है, खनिज संसाधन, खनिज संसाधनों के बारे में, भारत में कौन कौन सी चीज कहाँ पे होती है, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया और लोहा, अयस्क, जितनी भी चीजें उनके बारे में जानकारी। तो आपका ये सिलेबस भी थोड़ा बड़ा है, तो ध्यान देके पढ़ना है। 5 नंबर आपको यहाँ से कवर करना है। विश्व, भारत एवं विश्व का राजनैतिक मतलब पॉलिटिकल ये हो जाता है कि भारत के
अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसे हैं। तो विश्व से मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप अमेरिका की पॉलिटिक्स के लिए भारत को पढ़ने लगे। नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, इन सब चीजों के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए होगी विश्व स्तर पे जो ज्योग्राफिकल है। ठीक है, जैसा कि भारत का चाइना के साथ अभी गलवान में काफी ज्यादा तनाव बना रहा, तो वो क्वेश्चन वहां से हो सकता आ जाए। अब गलवान में आपसे पूछ ले वहां का दर्रा कौन सा है, और जो आपकी वैली है कौन सी है, चेमायूंग ग्लेशियर कहाँ पे है, इन सब चीजों के बारे में आपसे पूछ ले। तो क्योंकि वो चाइना और भारत का पॉलिटिकल इशू चल रहा है, राजनीतिक मुद्दा चल रहा है, तो वहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो ये होता है एक थोड़ा कॉमन सेंस की बात कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो ज्योग्राफी का आपका सिलेबस इस तरीके से है। ठीक है, फिर आते हैं हम इकोनॉमी पे। इकोनॉमी भी आपकी 5 नंबर की है। इकोनॉमी में भी आपको यही करना है, इकोनॉमी में भी यही करना है, क्योंकि इकोनॉमी आपकी पूछी जाती है करंट अफेयर से रिलेट करके। क्योंकि इस वक्त भारत में जो बजट आया होगा, इस वर्ष का बजट को आपको ध्यान थोड़ा देना होगा। उत्तर प्रदेश का बजट क्या क्या रहा, क्या क्या चीजें रही हैं। ठीक है, 1991 में क्या क्या सुधार थे, और 2014 के पश्चात भारत में क्या क्या चीजें हुई, और 1947 से 1991 तक भारत में क्या क्या चीजें हुई। जो 5 ईयर प्लान है, योजना आयोग है जिसको नीति आयोग कर दिया गया, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, सारी चीजें आपको देखनी होगी। ठीक है, इकोनॉमी आपको हो जाएगा। ये भी आपका ज्यादा नहीं, लगभग 5 से 10 दिन लगेगा, कवर हो जाएगा। लगभग आपकी 10 क्लास, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए 10 क्लासों में सारी चीजें कवर की जा सकती हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी 5 नंबर का यहाँ पे रखा गया है। जोड़ते जाएं आप, हिस्ट्री आपकी हो गई उधर 10 नंबर की, मैं दोनों मिला के बता रहा हूँ, INM वाला और वो दोनों चीजें। ठीक है, इकोनॉमी आपकी हो गई 5 नंबर की, जियोग्राफी आपकी हो गई 5 नंबर की, कॉन्स्टिट्यूशन आपका हो गया 5 नंबर का। ठीक है, 10, 5, 15, 25, 25 नंबर का आपका GS का सिर्फ पोर्शन है, मतलब फैक्चुअल थ्योरी जो मतलब एग्जैक्ट आएगा 25 नंबर का थ्योरेटिकल। ठीक है, तो भारतीय संविधान में हमारी विशेषताएं और जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय। जिला प्रशासन में हमें उत्तर प्रदेश का देखना है, स्थानीय निकाय हमें उत्तर प्रदेश का देखना है, लोकल गवर्नमेंट जो उत्तर प्रदेश होगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पूरा इंडिया का देखना है। इतना चीज समझ गए होंगे आप। ठीक है, अगला फिर आते हैं सामान्य विज्ञान। मैंने बोला था उसमें भी जोड़ लें आप, सामान्य विज्ञान 5 नंबर। तो हमारा 30 नंबर का GS का पोर्शन बिल्कुल बिल्कुल रखा है, हमें मिलने वाला। तो 30 नंबर ये हमें कहीं जाने नहीं देना है, इसमें हमें कम से कम 25 का स्कोर करना है। अगर आप कोई बच्चा बहुत अच्छी तैयारी करेगा तो 28 तक भी जा सकता है। मिनिमम लोएस्ट अगर आता है तो 22 आना चाहिए। इससे नीचे आप उम्मीद मत करें, इससे नीचे आप ना समझे कि मुझे इससे नीचे करना भी है। आपका टारगेट होना चाहिए 28 का, टारगेट तो होना चाहिए 30 आउट ऑफ 30। If you have higher targets, then you acquire them at least it's 70 to 80%। अगर आपके टारगेट 100% है तो उसका आप 70 से 80% तो प्राप्त कर ही सकते हैं। ठीक है, ये एक बात बोली जाती है ना। तो सामान्य विज्ञान में आपको 5 नंबर का वहां पे देखना है। इसमें आपका भौतिक हो जाएगा, रसायन हो जाएगा, जीव विज्ञान हो जाएगा, तीनों चीजें आपकी कवर वहां पे हो जाएंगी। ठीक है, प्रारंभिक अंकगणित। प्रारंभिक अंकगणित आपकी 5 नंबर की है। हल्की हल्की चीजें होती हैं इसमें, पूर्ण संख्या, प्रसवता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्गमूल, घनमूल, घातांक, औसत, इन चीजों के बारे में आपको देखना है। ठीक है, अगला फिर आपका जो चीज जाती है वो है आपकी सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और सामान्य अंग्रेजी। तो लैंग्वेज जो आपकी है वो आपकी 10 नंबर की आने वाली है। अंग्रेजी में व्याकरण है और अपठित विज्ञान। व्याकरण में आपकी थोड़ी चीजें पूछी जाएंगी, ज्यादा नहीं। वोकैब हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, और आपका जो नॉन प्रोनाउन, जो आपका पूरा पोर्शन होता है ना इसका, नॉन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जितनी भी चीजें होती है वो सारा इसमें आपको देखना होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप एक चाहें तो जनरल इंग्लिश की जो बुक होती है क्लास 9th और 10th में, न्यू लाइट एक किताब चलती है, उसको ले लें तो काम बन जाएगा। बाकी जो ऑफलाइन के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए तो इसकी क्लासेस आपको मिलने ही वाली है। ठीक है, और हमारे चैनल पे प्रदीप सर इंग्लिश पढ़ाते हैं ऑनलाइन, तो वो आपको कवर करवाएंगे वहां से, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सामान्य हिंदी में आप देखें, संधि हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, विन्यास शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य शुद्धियां, लेखक एवं रचना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम से कम 1 नंबर आप यहाँ से कंफर्म मान लें। लेखक एवं रचनाओं से 1 नंबर कंफर्म। तो लेखक और रचनाएं बिल्कुल नहीं छोड़ना है, संधि बिल्कुल नहीं, पर्यायवाची विलोम बिल्कुल नहीं,
बाकी इन टॉपिक्स पे थोड़ी हल्की भी नजर रखेंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची और लेखक एवं रचना है, पूरा 5 नंबर यहीं से ही आएगा, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना आपका लैंग्वेज का पोर्शन 10 नंबर का ही हो जाएगा। फिर आते हैं हम रीजनिंग पे। रीजनिंग आपकी 5 नंबर की है। हल्की चीजें हैं, वृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग जो आपका होता है, क्या बोलते हैं उसको, रैंकिंग वगैरह, उसके बारे में, संबंध, रिलेशन, ब्लड रिलेशन के बारे में, कैलेंडर, घड़ी हो जाएगा, और कारण, असर्शन, रीजन, कारण एवं कथन निष्कर्ष जो बोलते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, और निगमनात्मक तर्क। तर्क विश्लेषण वाले क्वेश्चन भी पूछे गए थे पिछली बार, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट। जीएस वहां पे आपकी 30 नंबर की हो चुकी है, फिर करंट अफेयर भी देख लें आप 10 नंबर का, और फिर आपका जीके भी देख लें 10 नंबर का। तो बेटा आपका 50 नंबर का पेपर है जो, वो सिर्फ जीएस का है। अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो 50 नंबर का जो आपका पेपर है, करंट अफेयर मिला दे, जीके मिला दे और जीएस मिला दे, इन सारी चीजों को मिला दे तो 50 नंबर। अब 50 में अगर आप यहाँ पे 45 मार देते हैं, 45 आप क्वाली 45 लगाए आए, 45 सही कर दिए, तो पेपर आपका हवा में निकलेगा। पेपर आप जाएंगे, लगभग आपका स्कोर बनेगा जाके 80 प्लस के ऊपर, और 80 प्लस स्कोर मतलब 99 परसेंटाइल के ऊपर आप जाएंगे। ठीक है, ये कट ऑफ बहुत ज्यादा है। इस बार तो आपका 63 लगभग गया था, कितना ही बढ़ेगा, 65 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। हमारे तो 80 है, फिर भी 5 ज्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं। आपका टारगेट होना चाहिए 90 प्लस का, इतना टारगेट आपका होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो करंट अफेयर के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, मंथली हम लोग करवाते हैं, मंथली अभी करेंगे क्या, वीकली करवा देंगे, तो बच्चों का रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, करंट अफेयर के लिए। ठीक है, वीकली आपका करंट अफेयर के लिए होता रहेगा। उसके बाद करेंगे क्या हम कि जो मैगजीन होती है उसको ऑनलाइन बच्चों के लिए भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, ऑफलाइन बच्चों के लिए नोट्स जो हमारे होते हैं, नोट्स के करंट अफेयर क्लासेस मैं ही लेता हूँ, तो उसमें आपको परेशान होने के लिए भारतीय वैश्विक, इंडियन करंट अफेयर और वर्ल्ड दोनों देखना है। 10 नंबर हमारे यहाँ से कवर हो जाए। जीके है जो जनरल अवेयरनेस, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस इन्होंने लिख रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से उसको जीके लिखना चाहिए। ठीक है, जो जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं, जनरल अवेयरनेस तो आपने वहां पे जनरल साइंस दे दिया है, अवेयरनेस या नॉलेज एक ही बात होती है, जागरूकता या जानकारी, बात है जनरल नॉलेज, जागरूकता जानकारी, बात एक ही है। भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी, मुद्रा, भारत के राज, मतलब जो भी स्टैटिक्स चीजें हैं ना, पुरस्कार, किताबें, लेखक, खेल, कला एवं संस्कृति, कहाँ कहाँ कौन कौन से नृत्य होते हैं, इन सब चीजों के बारे में, इनको हम बोलते हैं दिवस हो गए, विधान परिषद, लोकसभा, विधानसभा, इन सब कौन कौन से लोकसभा में नियुक्त हुए, एंग्लो इंडियन कौन है, लोकसभा की नियुक्ति कौन करता है, इनकी आयु कितनी होती है, विधानसभा के बारे में, इन सब चीजों, तो ये फैक्चुअल चीजें होती हैं, फैक्ट होते हैं, फैक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपसे से पूछ लिया कि बताएं बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो इसमें आपको क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर रखा है, रिवीजन कर रखा है, आपको पता है, निकल जाएगा, हो जाएगा, कोई आराम से नहीं है। तो फैक्ट जी के 10 नंबर की है, जीएस 30 नंबर की है, करंट अफेयर आपकी 10 नंबर की, रीजनिंग 5 की है, प्रारंभिक गणित आपकी 5 नंबर की, अभी देख चुके हैं। उसके बाद हिंदी इंग्लिश आपकी 5-5 नंबर की। इतना सिलेबस हो चुका है, आगे चलते हैं। ये लास्ट है आपका 30 नंबर का, ये पोर्शन आपका अलग है। ठीक है, इसमें क्या है कि अपठित गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, गद्यांश तो 10 नंबर का यहाँ पे आएगा, प्रत्येक पर 5 प्रश्न, 2 आपके पैसेज दिए जाएंगे, 2 पैसेज दिए जाएंगे हिंदी में, तो 10 नंबर का फ्री के नंबर है, ये फ्री के नंबर है, थोड़ा प्रैक्टिस करना होता है, काम आपका बन जाएगा, फ्री के नंबर है ये। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 10 नंबर का, और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 10 नंबर का। तो ये आपका हो गया स्टैटिक्स का पार्ट। स्टैटिक्स जो मैथ है आपकी 20 नंबर की है, इसमें ग्राफ वगैरह दे दिए हैं, और तालिका मतलब जो आपका बारंबारता वगैरह आता है ना, उसके बारे में बात करी जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो उससे आपका वो सिलेबस वहां पे कवर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है कि क्रम 1 से 9 तक अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर, लेवल, राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद, इस चीज को मैंने जानबूझ के इंक्लूड किया है। क्यों किया है? क्योंकि बच्चे एनसीईआरटी पे बिलीव ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपके जो है ज्यादा वो एनसीईआरटी पर ही आते हैं। ठीक है, परीक्षा का जो आपका प्रकार है वो आपका वस्तुनिष्ठ एवं प्रश्न पत्र बहुविकल्पी प्रश्नों के होंगे, और जो आपकी निगेटिव मार्किंग मैं पहले ही आपसे बोल चुका हूँ कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग आपकी होगी। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में आपको देखना होगा ज्यादा से ज्यादा।
फिर जैसा कि जो सिलेबस में जो जो चीजें थी उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, और जो जीएस के क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स की जो क्लासें होगी और लैंग्वेज की जो क्लासें होगी वो आपका अलग अलग चीजें होगी। ठीक है, जीएस में हमने आपको बता दिया है कि लगभग आपका 50 नंबर का हो जाएगा, मैथ्स में आपका 25 नंबर का है, लैंग्वेज में आपका 10 नंबर का है, और आपका जो बाकी रीजनिंग वगैरह की चीजें हैं वो भी आपकी 5 नंबर की है। तो इस प्रकार से आपका पूरा पेपर कंप्लीट होता है। 75 इन 85 90, 10 नंबर में आपकी और अन्य चीजें हैं। ठीक है, तो इनको आपको देख के चलना है और इन पे आपको ध्यान भी देना है। ठीक है, तो जो बाकी चीजें हैं बताने के लिए, उसको अगर अब आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा चैनल है टेलीग्राम ग्रुप, 30 मंत्रा 2022। तो ये ऑनलाइन हमारा जो चैनल है टेलीग्राम का, उस पर आप जाके मैसेज वहाँ कर सकते हैं, तो चीज़ें आपकी वहाँ से जो प्रोवाइड करवाए जाएंगे स्टडी मटेरियल वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, जीएस के जो नोट्स हैं वगैरह उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नंबर एक दिया गया है 7355285134, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो जीएस के जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दीजिए। ऑनलाइन में हो सकता है कि ज्योग्राफी की क्लासेस के लिए मैम आपको ज्वाइन करेंगी एक। ठीक है, तो ज्योग्राफी क्लासेस मैम लेंगी, तो उनकी जो क्लासेस होंगी, क्योंकि 5 नंबर का आपको ज्योग्राफी है तो कवर वहां से हो जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर को मिला के बाकी चीज़ों को मिला के काफ़ी ज़्यादा क्लासेस हो जाएंगी। ऑफलाइन क्लासेस भी ऑनलाइन है। ठीक है, और इंग्लिश की क्लासेस प्रदीप सर लेंगे, मैथ्स की क्लासेस हैं वो आपकी ऑनलाइन भी प्रियम सर लेंगे, और ऑफलाइन तो वो पढ़ाते ही हैं यहाँ पे। और जो जीएस की जो क्लासेस हैं उसकी बाकी चीज़ें मैं देखूंगा, करंट अफेयर मैं देखूंगा। हिंदी के लिए आपका एक सर और ज्वाइन करेंगे, तो हिंदी की क्लासेस वो आपको वहाँ से मिलेंगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप फॉर्म को फिल करें जल्द से जल्द, कोशिश यही करें, और जो भी चीज़ें होंगी आपको जल्द से जल्द और जानकारी दे दी जाएगी। बैच की जो क्लासेस की टाइमिंग है उसके बारे में हम जानकारी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय।